अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MK TV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दुनिया का सबसे गहरा और बड़ा समुंदर पैसिफिक ओशन है। ये ज़मीन के कुल रकबे का 1/3 है, जो कि 161.8 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। दुनिया का सबसे गहरा समुंदरी हिस्सा जो तकरीबन 11 किलोमीटर लंबा है और इसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, वो भी इसी समुंदर में वाक़या है। ज़मीन के टोटल खुश्की के एरिया से भी इसका रकबा ज़्यादा है। ये कितना बड़ा समुंदर है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अगर हम नॉर्थ चिली के किनारों से समुंदर की शुरुआत करें और एक गहरा गड्ढा खोद कर सीधा ज़मीन के दूसरे किनारे से निकल जाएं, तब भी हम इस समुंदर को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाए होंगे। कुछ बिखरे हुए छोटे मोटे जज़ायर के अलावा इसके ज़्यादातर हिस्से अंदर ठाटे मारता समुंदर और चारों तरफ सिर्फ सूरज की रोशनी है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी शख्स इस समुंदर के दरमियानी हिस्से में कभी फंस गया तो इसे ना तो मदद मिलने की उम्मीद है और ना ही ज़िंदा रहने की। लेकिन गारंटी सिर्फ इस बात की है कि इसे कभी भी कोई भी शख्स ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन मिलिए एक ऐसे शख्स से जिसका नाम सल्वाडोर अल्वारेंगा है। इस शख्स ने हाल ही में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एजाज़ हासिल किया है, और वो भी अपनी जान पर खेलकर, जिसे कोई भी शख्स तोड़ने की कभी सोचेगा भी नहीं। ये रिकॉर्ड है बहरुल काहिल के समंदर में सबसे ज़्यादा लंबे वक्त के लिए हादसाती तौर पर इसमें गुम होकर वापस सही सलामत पहुंच जाना, और वो भी तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए। बिना किसी हिफाजती इक़दाम के इस शख्स ने 438 दिन इस खुले समंदर में अकेले बिना किसी हिफाजती सामान के गुजारे। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब जानने के लिए हमें सन 2012 में जाना पड़ेगा। ये मेक्सिको का एक माहिर माहीगीर था और मछलियां पकड़कर मार्केट में इसे बेचना उसका पेशा था। 17 नवंबर को ये अपने एक और साथी के साथ, जिसका नाम था कोर्डोबा, उसके साथ एक छोटी सी फिशिंग बोट पर बैठकर एक छोटे से मैक्सिकन गांव कोस्टाजोल से समंदर के लिए रवाना हुआ। इनका इरादा था कि वो 30 घंटे का एक टूर मुकम्मल करके घर वापस पहुंच जाएंगे। क्योंकि इनकी कश्ती का साइज़ बहुत छोटा था, ना ही उसके अंदर कोई हिफाजती सामान था जो मज़ीद खुले समुंदर में किसी समुंदरी तूफ़ान की सूरत में इनकी मदद कर सके। ये 7 मीटर लंबी कश्ती थी जिस पर कोई छत मौजूद नहीं थी और ना ही सर छुपाने की कोई जगह थी। इसमें एक छोटी सी मोटर थी और खाने को महफूज रखने के लिए एक छोटा सा फ्रिज था। इन लोगों को ये भी मालूम था कि आसपास के इलाकों में शदीद समुंदरी तूफ़ान आया हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का ख़तरा ले लिया, क्योंकि ये मैक्सिकन फ़िशरमैन एक ही चक्कर में इतनी मछलियाँ इकट्ठी कर लेते थे कि इससे होने वाली आमदनी से पूरा हफ्ता गुजारा कर सके। ये लोग अभी 120 किलोमीटर दूरी तक ही पहुँचे थे कि समुंदरी तूफ़ान भी यहाँ पहुँच गया। इनकी कश्ती हचकोले खाने लगी और ये किसी भी वक्त डूब सकती थी। ये लोग उस वक्त घर से 6 घंटों की दूरी पर मौजूद थे, सो उन्होंने इस तूफ़ान से गुजरकर घर वापसी का इरादा किया ताकि कैसे भी करके शाम के 7 बजे तक अंधेरा होने से पहले घर पहुंच सकें। मेक्सिको के साहिल से सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर जब वो आसानी से अपनी आंखों से मेक्सिको के पहाड़ों को भी देख पा रहे थे, अचानक उनकी कश्ती की मोटर काम करना बंद कर गई और बिना किसी मदद के, बिना पैडल, बिना लाइफ जैकेट और बिना किसी मदद के इस कश्ती को तेज़ तूफ़ानी हवाओं ने वापस खुले समंदर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता धकेलना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से इनके रेडियो सिग्नल अभी तक काम कर रहे थे। उन्होंने अपने बॉस को फ़ौरन इसकी इत्तला देने की कोशिश की। बॉस ने यह सुनकर तसल्ली दी कि हम मौके पर पहुंच रहे हैं, हमारे साथ अपनी लोकेशन शेयर कर लो। अभी वो इस रेडियो के ज़रिए अपनी लोकेशन बॉस को बता ही रहे थे कि अचानक से रेडियो की बैटरी ख़राब हो गई और इसने काम करना बंद कर दिया। इससे ज़्यादा बैड लक क्या हो सकता है? समंदर में फंसे हुए इन लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं, जिनका राब्ता खुले समंदर में रहकर बाहर की दुनिया से कट चुका था। कोई नहीं जानता था कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद हैं। यूँ आहिस्ता आहिस्ता ये पहाड़ उनकी नज़रों से ओझल होने लगे। उनके बॉस ने एक टीम को उन्हें ढूंढने के लिए तो भेजा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मज़ीद गहरे समुंदर में पहुंचते गए। अब इन लोगों को ढूंढना मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। आखिरकार 5 दिन की मेहनत के बाद ये टीम हार मानकर वापस आ गई।
لیکن ان دونوں کو ہوا نے 450 کلومیٹر کی دوری تک پہنچا دیا۔ اس دوران اگر وہ سمندر میں چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے تو طوفانی لہریں اور بنا لائف جیکٹ کے اور کھانے کے ویسے بھی مر جانا تھا۔ آخر کار آہستہ آہستہ 5 دن کے بعد یہ طوفان تھمنا شروع ہوا۔ اب یہ لوگ چاروں طرف سے سمندر میں گھرے ہوئے تھے، نہ ہی کھانا تھا اور نہ ہی کوئی راستہ۔ یہ کشتی اتنی چھوٹی تھی کہ اگر دور سے کوئی سمندری جہاز انہیں دیکھ بھی لیتا تو شاید نوٹس ہی نہ کر پاتا کہ سمندر میں کوئی چیز بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس سگنل دینے کے لیے نہ تو کوئی فلیئر گن موجود تھی اور نہ ہی کوئی سائن بورڈ۔ ان کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر یقیناً حوصلہ ہی چھوڑ دیتا۔ ان لوگوں نے کھانے کے لیے مچھلیوں اور پرندوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کئی دن تک اپنی بھوک مٹائی۔ پلاسٹک کی بوتل میں بارش کا پانی جمع کر کے اسے پیتے رہے، لیکن جس دن بارش نہیں ہوتی تھی وہ کچھوے کا خون پیتے رہے اور حتیٰ کہ خود کا یورین بھی۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کے مہینوں گزر رہے ہوں ایک کھلے سمندر میں، جہاں آپ سے بات کرنے کے لیے بھی صرف ایک اکیلا شخص موجود ہو، نہ کھانے کے لیے کچھ ہو اور نہ ہی مدد کی کوئی امید ہو۔ چاروں طرف کھلا سمندر ہو اور خود کو مصروف رکھنے کا طریقہ یہ ہو کہ یا تو سو جاؤ یا پھر مچھلی کا شکار کرنے کی کوشش کرو۔ کارڈوبا نے آخر کار 4 مہینوں کے بعد ہار مان لی، کیونکہ وہ کچا کھانا کھا کھا کر بیمار پڑنے لگا تھا۔ اس نے یہ مزید کھانا کھانے سے انکار کر دیا، جس کے بعد بھوک کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ الویرنگا اب اس سمندر میں اکیلا رہ گیا تھا، جہاں چاروں طرف نظر جاتی تھی ہر طرف سمندر ہی سمندر تھا، اور بدقسمتی سے وہ سمندر کے اس حصے میں موجود تھا جہاں سے سمندری جہاز بھی سالوں یا مہینوں میں ایک بار ہی گزرتے تھے۔ لیکن پھر بھی قسمت سے اچانک ایک سمندری جہاز یہاں سے گزرا، جس پر موجود 4 لوگوں نے اسے دیکھ بھی لیا، لیکن یہ لوگ اسے اندیکھا کر کے وہاں سے گزر گئے۔ 11 مہینوں کا وقت گزر چکا تھا۔ الویرنگا اب تک 8000 کلومیٹر کا سفر طے کر